नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल ए में यूनिट 4 का पार्ट 2 करने वाले हैं। बीआरएस हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थोड़ा बहुत हमने पिछले लेक्चर में समझा था। इस लेक्चर में हम बीआरएस का एक एग्जाम्पल करेंगे, पूरा फंडा क्लियर करेंगे। बीआरएस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लगभग आपको इस लेक्चर से समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस बचती है। मेजर चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ओके, तो अब चूँकि क्या है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें पढ़ना है, तो कुछ बातें जो दिमाग में रखनी है, मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा, लेकिन कुछ बातें मुझे अपने तरीके से आपको बतानी पड़ेंगी, तभी बीआरएस आसानी से आप टैकल कर पाएंगे। ओके, तो पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस को प्रिपेयर करते समय आपको क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अगर आपको ये पता करना है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, तो दो तरीके हैं। पहला, आपके पास पासबुक है, उसमें देख लीजिए। पासबुक को ही बैंक स्टेटमेंट के नाम से भी बुलाया जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट चेक कर लीजिए या पासबुक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके खाते में 10,000 रुपये हैं, आपके बैंक बैलेंस 10,000 रुपये है। या फिर कैश बुक उठाइए, अपनी कैश बुक उठाइए, उसका बैंक कॉलम चेक कर लीजिए, तो भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना बैलेंस है। तो दो तरीके हैं जिससे हम अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बीआरएस इसी के लिए बना ही है कि पासबुक का बैंक बैलेंस और जो बैंक कैश बुक का बैंक बैलेंस मैच नहीं करता, इसीलिए बीआरएस बनती है। तो ये दो तरीके हो गए। अब जो प्रोफार्मा हम यूज करेंगे, देखिए बुक में कुछ अलग दिया हुआ है, आपका एग्जाम में काम बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो हम मेथड पढ़ेंगे, उससे आप 100% हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ये मैं अश्योर करता हूँ। बस बुक में जो तरीका दिया हम वो नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम अपना तरीका यहाँ पर पढ़ेंगे, जिससे कि चीज़ें हमें समझ में आए, ना कि मतलब परेशानी बढ़े। ओके, तो प्रोफार्मा ऑफ बीआरएस में अगर हम देखें तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहला, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीआरएस किसी पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, और जनरली हम महीने की आखिरी डेट को बनाते हैं जनरली, लेकिन हमेशा नहीं। आप किसी भी डेट को बना सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट का बनता है, किसी महीने के लिए या किसी साल ईयर के लिए या किसी 6 महीने के लिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, ये पर्टिकुलर डेट का बनता है बीआरएस। तो हमें याद रखना होगा, बीआरएस किसी एक डेट के लिए बनाया जाता है। अब इफ़ द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें जो बैंक बैलेंस दिया है वो कैश बुक का दिया है, तो प्रोफार्मा क्या बनेगा, वो ये है, ठीक है। देखिए ये है आपके बीआरएस का प्रोफार्मा जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे प्लस कॉलम, यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉलम। क्या चीज़ क्या होती है और क्यों होती है वो हम समझते हुए चलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, बस एक बार अभी पढ़ते चलो, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों? क्योंकि हमें कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए हम बैलेंस एज पर कैश बुक। अब वो प्लस कॉलम में भी हो सकता है और माइनस कॉलम में भी हो सकता है, जहाँ पर भी दिया हो वहाँ पर हम लिखेंगे। और फाइनली इस कैश बुक का जो बैलेंस है उसमें प्लस और माइनस करते हुए हम फाइनली जो बैलेंस निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, पासबुक का निकालेंगे। सिंपल सी बात है। देखो, कैश बुक का बैलेंस 10,000 रुपये है, तो इसको कैश बुक के बैलेंस से मिला करके हम क्या पाएंगे, कैश बुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से मिला करके क्या मिला, वो तो 10,000 है ही। फायदा तो तभी है ना जब हम कैश बुक का बैलेंस अपने पासबुक के बैलेंस से मिला ले जाएं, राइट। कैश बुक में 10,000 दिखा रहा है, बैंक बुक पासबुक में 15,000 दिखा रहा है, तो क्यों दिखा रहा है, वही तो जर्नी है हमारी। तो बीआरएस का बेसिक उद्देश्य यही है कि हम कैश बुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस जानना चाहते हैं या पासबुक के बैलेंस से कैश बुक का बैलेंस जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ कैश बुक से शुरू करेंगे तो किससे मिलान करेंगे, फाइनल बैलेंस किसका निकालेंगे, पासबुक का निकालेंगे। सर कैश बुक का क्यों निकालेंगे, वो तो रखा ही है यार। कैश बुक का बैलेंस अगर 10,000 रुपये दिया हुआ है तो फिर उसका क्या निकालना, राइट। तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो पासबुक का निकलेगा। सिमिलरली अगर यहाँ मान लो पासबुक का दिया हुआ है तो यहाँ किसका बैलेंस निकलेगा, सर कैश बुक का निकलेगा। वो डिपेंड करता है आप शुरू किससे करते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो पासबुक है यहाँ पर टारगेट बुक कहलाती है। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि जो बैलेंस आपको निकाल कर लाना है उसे फ्रेंड्स हम टारगेट बुक कहते हैं, बस सिंपल से शब्दों में। ये बुक में कहीं आपको मिलेगा नहीं, मतलब मैकमिलन में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं। थोड़ा धैर्य रखते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे कैश बुक से, पहुंचेंगे कहाँ, पासबुक पे। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि कैश बुक से शुरू होकर कैश बुक में जाने का कोई मतलब नहीं। तो सो वी विल गो फॉर कैश बुक से शुरू करेंगे तो पासबुक पे जाएंगे, पासबुक से शुरू करेंगे तो कैश बुक में जाएंगे। यहाँ पर प्लस कॉलम, जो चीज़ें प्लस होनी है वो यहाँ पर सारी लिखी जाएंगी, जो चीज़ें माइनस होती हैं वो यहाँ पर लिखी जाएंगी, और फाइनली हम बैलेंस साइज पर पासबुक या कैश बुक जो भी होगा निकाल लेंगे। अब ये दूसरा वाला हो गया, मैंने बताया ना आपको कि बैलेंस अगर कैश बुक का दिया है
तो पासबुक पर पहुँचेंगे। यहाँ देखो अगर मान लो आपको बैलेंस पासबुक का दिया है तो आपको कहाँ पहुँचना है, कैश बुक पर पहुँचना है फ्रेंड्स। ओके, तो बैलेंस अगर आपको पासबुक का दिया है तो आपको कहाँ पहुँचना है मेरे दोस्तों साथियों, हमें पहुँचना है कैश बुक पर। ठीक है, सोच रहे होंगे सर क्या यार वही बात बार बार कर रहे हो। कोई बात नहीं सर, समझिए, कोई नहीं, ये मेरा तरीका है और ऐसा तरीका है। मेरे ख्याल से आपने BRS पढ़ा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ मैं समझाने का प्रयास करूँगा, मेरा वादा है कि आपको ऐसे समझ में आए कि गलती हो ही ना। आप क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए और सारे सॉल्व कर पाइए। ओके, तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, मान लो यहाँ 10,000 दिया हुआ है, तो उसकी सहायता से हम प्लस माइनस करते हुए कैश बुक का बैलेंस निकाल लेंगे। मान लो ये 15,000 आ जाता है। अब चूंकि हम कैश बुक का बैलेंस निकालने बैठे हैं तो इसी को फ्रेंड्स हम टारगेट बुक कह देंगे। ठीक है, टारगेट बुक कौन सी हमारी सर, कैश बुक है, यानी बेस बुक में शब्द यूज नहीं करो, कंफ्यूज हो जाओगे। हमने शुरू कहाँ से किया था, पासबुक से, तो टारगेट बुक कौन सी होगी, ऑब्वियसली दूसरी वाली, यानी कैश बुक हमारी टारगेट बुक हो जाएगी, प्लस माइनस कॉलम। ठीक है, तो आई बिलीव यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो दो तरीकों से हम बैंक बैलेंस क्लियर कर सकते हैं, पासबुक में देख करके और दूसरा कैश बुक में अपना बैंक कॉलम देख करके। फिर हमने देखा कि प्रोफार्मा क्या होता है, तो प्रोफार्मा में हम शुरू करेंगे कैश बुक से तो पहुंचेंगे पासबुक तक प्लस माइनस करते हुए। ठीक है, जहां पहुंचना होता है उसे टारगेट बुक कहते थे। तो इस केस में जैसे ये प्रोफार्मा में हमारे पास कैश बुक से शुरू करेंगे, पासबुक पे पहुंचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो पासबुक से शुरू करेंगे तो कैश बुक में पहुंचेंगे। ये हमें सारी बातें पता चल गई। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होगा फ्रेंड्स कि आपको दोनों बैलेंस दिया होगा, कैश बुक का भी बैलेंस एग्जाम क्वेश्चन में दिया है और पासबुक का भी दे रखा है। सिंपल बोलेगा कि BRS तैयार कर दो, मतलब उसने क्या किया, अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि सोचो पासबुक का दिया है तो कैश बुक पहुंचना है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कैश बुक का बैलेंस मान लो 10,000 दिया है और पासबुक का बैलेंस जो है आपको 15,000 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब आपसे बोलता है कि इसका BRS बनाओ, तो किसी भी से शुरू कर दीजिए। उस केस में आपका मन करे पासबुक से शुरू कर दीजिए और कैश बुक टारगेट बुक बना लीजिए, या आपका मन करे कैश बुक से शुरू करिए और पासबुक को टारगेट बुक बना लीजिए। पूरी फ्रीडम है, कोई मना ही नहीं है, आपकी मर्जी पर होगा, आप जैसे चाहें वैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया प्लस कॉलम माइनस कॉलम, तो ये समझना सबसे बड़ा लॉजिक वो यही है कि प्लस कॉलम मतलब क्या है और माइनस कॉलम मतलब क्या है, यही हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये थोड़ा डिटेल में है। अब यहीं पर असली लॉजिक जो है कहीं ना कहीं आपका दो जगहों पर लॉजिक है, एक यहाँ पर एक और आगे सिखाएंगे। तो मैं पहले कैश बुक नहीं समझाता हूँ, पहले आपको पासबुक समझाता हूँ। क्यों मैं पासबुक समझाऊंगा, क्योंकि सर देखो हम में से सबका पाला पासबुक से पढ़ चुका है, कैश बुक हम में से शायद ही किसी ने बनाई हो। आप अकाउंटेंट रहे हो बात अलग की है, अदरवाइज हमने कभी कैश बुक नहीं बनाई। लेकिन भाई पासबुक बीइंग ए बैंकर हम ये तो कस्टमर की देखते नहीं तो अपनी तो देखते ही देखते हैं। रोज़ मैं चेक करता रहता हूँ नेट बैंकिंग में कि हाँ भाई कुछ इंटरेस्ट वगैरह आया कि नहीं आया। ठीक है, तो वो है। तो पासबुक देखो, पासबुक में CR यानी क्रेडिट का मतलब प्लस लिखा हुआ है, DR यानी डेबिट का मतलब माइनस लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बड़ा ही सीधा सा है। क्रेडिट का मतलब देखो आपके खाते में अगर पैसे आते हैं तो क्रेडिट होता है। बैंक में आपकी पासबुक में क्या होता है, जब भी पैसा आता है तो क्रेडिट में दिखाया जाता है, यानी वो प्लस होता है। यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सोचो आपके खाते में 1,00,000 रुपए हैं और 10,000 रुपये अगर और क्रेडिट हो गए तो इसका मतलब आपका खाते का नया बैलेंस 1,10,000 रुपीज़ हो गया। 1,10,000 रुपये का हो गया, 1,00,000 आया और 10,000 रुपये क्रेडिट और हुए। तो ये प्लस का यही मतलब है भाई कि अगर जो है क्रेडिट का मतलब हुआ कि बढ़ेगा, क्रेडिट का मतलब बढ़ेगा। ठीक है, 1,10,000 रुपये हो गए। सिमिलरली डेबिट का क्या मतलब होता है, पैसे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल एग्जैक्ट आपको दिया हुआ है। जब हमारे खाते से पैसा जाता है तो देखो मैसेज आया कि अकाउंट XX 1425 इसकी लास्ट की 4 डिजिट हैं, वो डेबिट हो गया है 10,000 रुपये से इस डेट को इतने बजे UPI के थ्रू, और अब जो बैलेंस है वो 45,000 रुपये का है। ठीक है, तो देखो डेबिट होता है तो हमारे खाते से फ्रेंड्स जो है पैसे जाते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ पहले हमारे खाते में 55,000 रुपीज़ थी, अब 10,000 रुपये डेबिट हो गया तो अब हमारे पास केवल 45,000 रुपीज़ बचा हुआ है। सिमिलरली क्रेडिट का मतलब ये अकाउंट क्रेडिट हो गया है ₹10,000 से और अब नया बैलेंस हमारा 20,000 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब हमारे खाते में पहले 10,000 रुपये थे और 10,000 रुपये और क्रेडिट हो गए, तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास कितने हो गए, 20,000 रुपीज़ हो गए। तो अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्लस करते हैं,
अगर फ्रेंड्स डेबिट हो रहा है तो अभी आपने देखा 55,000 रुपये थे, उसमें से 10,000 रुपये हमने डेबिट किया और फाइनल हमारा बैलेंस 45,000 रुपये का तो माइनस होता है। ठीक है, तो डेबिट का मतलब होता है फ्रेंड्स निगेटिव और क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब ये चूंकि पासबुक का है, आपको याद भी होगा भाई ये मेरे खाते में सैलरी क्रेडिट होती है। कि आपके खाते में सैलरी कभी डेबिट होती है? नहीं, आपके खाते में सैलरी क्रेडिट होती है। भैया आज तो सैलरी 25 तारीख है, सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, 70-80 हज़ार रुपये आ जाएंगे, बल्ले बल्ले अपनी निकलने वाली है। ठीक है, क्रेडिट। कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, बस आप ध्यान रखें, समझें, इसीलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें पासबुक में क्रेडिट साइड का मतलब होता है रिसिट साइड, यानी कि पैसा आएगा। इसे प्लस साइड भी कह देते हैं, इसे रिसिट साइड कह देंगे, इसे प्लस साइड कह देंगे। या हम कह सकते हैं कि पैसा आ रहा है, मनी इज़ कमिंग। या हम कह सकते हैं बिजनेस या बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है। अगर क्रेडिट का बैलेंस है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें पॉजिटिव बैलेंस है, या हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। ये सारी बातें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सारी, अब इतनी सारी बातें बता क्यों रहा हूँ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको देगा कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब हमारे पास प्लस बैलेंस है, हमें पता होना चाहिए। कई बार ये लिखेगा कि आपके खाते में पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसका मतलब हमारा क्रेडिट का बैलेंस है। हमें बेसिकली ये जानना है कि हमें ये बात डेबिट साइड में लिखनी है कि क्रेडिट साइड में। तो अगर इनमें से कोई भी बात लिखी है तो वो क्रेडिट साइड में जाना चाहती है। तो यहाँ पैसा रिसीव हो रहा है, ये प्लस साइड है, पैसा हमारे खाते में आ रहा है। बिजनेस या बैंक अकाउंट में प्लस यानी पॉजिटिव बैलेंस है, या बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है हमारे पास में। कोई भी बात अगर हम कहें तो सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली डेबिट साइड का मतलब पैसा जा रहा है, ये पेमेंट साइड है। किसी को पे करोगे, आप गए दुकान पर, होटल में खाना खाया, आपने 2,000 रुपये अगर पे कर दिए तो ये डेबिट साइड हो गया, यानी कि पेमेंट साइड है। ये माइनस साइड है, हर चीज़ निगेटिव होती चली जाएगी, यानी घटता चला जाएगा। यहाँ आपके खाते से पैसा जा रहा है, मनी इज गोइंग। बिजनेस के पास में यहाँ पर निगेटिव बैलेंस है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे खाते में 10,000 रुपये डेबिट का बैलेंस है, मान लीजिए बोलता है कि 10,000 रुपये का डेबिट का बैलेंस है, इसका मतलब मेरे ऊपर 10,000 रुपये का कर्जा है। अगर आपकी पासबुक में 10,000 रुपये डेबिट दिखा रहा है तो इसका मतलब आपके ऊपर 10,000 रुपये का कर्जा है। और अगर आपके मान लीजिए जो है पासबुक में 20,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब आपके खाते में मौके पर 20,000 रुपये हैं, आप 20,000 रुपये के मालिक हैं। यहाँ आप 10,000 रुपये के उधार हैं बैंक के, डेबिट अगर बैलेंस है, या इसी को बैंक है डेबिट बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस लिखा जाए इसका मतलब उधारी सर पर है। डेबिट बैलेंस का मतलब हमारे सर पर उधारी है। ठीक है, तो ये बातें अगर वहाँ बोली जाएंगी जब क्वेश्चंस में, तो आप पकड़िएगा तुरंत ही कि खाते में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब यहाँ पर ओवरड्राफ्ट वाली सिचुएशन बनी हुई है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान लो तुम्हारे खाते में कुल 1 लाख रुपए थे और तुमने उसमें से 1,10,000 रुपये निकाल लिए, तो 1 लाख थे वो तो ले ही गए, 10,000 और लेकर चले गए, तो ओवरड्राफ्ट कर दिया, तो यानी उधारी चढ़ गई तुम्हारे तरफ, तो 10,000 रुपये तुम डेबिट में चले गए। आई बिलीव कुछ बातें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आते हैं हम कैश बुक की तरफ। पासबुक पूरा आपको समझा दिया, ठीक है। अब कैश बुक, अब अगर आपको याद हो तो हमारे डिस्कशन में यही हुआ था कि भाई कैश बुक और पासबुक एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। मिरर इमेज होती हैं, इसका मतलब जो कैश बुक का डेबिट साइड है वो पासबुक का क्रेडिट साइड होता है, और जो कैश बुक का क्रेडिट साइड है वो पासबुक का डेबिट साइड होता है। यही तो बातें हुई थी अपनी, इधर का क्रेडिट उधर का डेबिट, इधर का डेबिट उधर का क्रेडिट। तो जस्ट उल्टा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कुछ वहाँ हो रहा था उसी का उल्टा है। वहाँ क्रेडिट साइड हमारा प्लस था, यहाँ क्रेडिट साइड माइनस है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये पेमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पेमेंट को, पैसा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मनी इज कमिंग, देखिए मनी आ रही है, रिसिट साइड है, डेबिट साइड। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास आपकी कैश बुक में 10,000 रुपये का बैलेंस है, सिर्फ ये बोला कि 10,000 रुपये का बैलेंस है, तो 10,000 रुपये मैं इधर लिखूँ डेबिट साइड में, या मैं 10,000 रुपये इधर लिखूँ क्रेडिट साइड में। मैंने बोला सिंपल सी बात है कि 10,000 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोला, तो पॉजिटिव ही मानकर चलेंगे कि हाँ आपके पास में 10,000 रुपये प्लस है, तो 10,000 रुपये प्लस इधर लिखा जाएगा कि 10,000 रुपये प्लस इधर लिखा जाएगा। भाई देखो इसका जो बैलेंस होता है प्लस वाला, ये डेबिट साइड का बैलेंस होता है, मतलब डेबिट साइड में मनी इज कमिंग है ना, रिसिट साइड, प्लस साइड यही है। तो 10,000 रुपये अगर आपके खाते में बैलेंस है तो वो फ्रेंड्स इस साइड में यानी डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। अगर 10,000 रुपये आपने क्रेडिट साइड में दिखा दिया, इसका मतलब 10,000 रुपये की उधारी है, 10,000 रुपये जा रहा है, आपके ऊपर 10,000 रुपये का कर्जा है, अगर आप इधर दिखा देंगे। समझ गए? तो जस्ट उल्टा बैंक में क्या था, सब सेम है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या था, पासबुक में अगर मैं बोलता कि मेरे खाते में 10,000 रुपये का बैलेंस है, तो मैं 10,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिखूंगा या 10,000 रुपये मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। आप सोचें इस बात को।
अगर 10,000 रुपये का बैलेंस मेरे पास मौजूद है, यानी मैं 10,000 रुपये निकाल करके खर्चा कर सकता हूँ, तो फ्रेंड्स ये साइड हमें 10,000 रुपये लिखनी चाहिए, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, राइट। क्योंकि भाई क्रेडिट रहेगा तो ही हम उसे यूज कर पाएंगे। अगर 10,000 रुपये मैं डेबिट साइड में गलती से लिख दूंगा तो इसका मतलब हुआ कि 10,000 रुपये मैं बैंक से उधार लिए बैठा हूँ, तो ये नहीं है। ये हमारे लिए 10,000 रुपये का बैलेंस पॉजिटिव साइड में जाना चाहिए, यानी हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने दिखाया 10,000 रुपये का बैलेंस है, तो किस साइड में दिखाया, बैंक में या पासबुक में, क्रेडिट साइड में। और उसी जगह पर अगर कैश बुक में कहा जाए कि मेरे पास 10,000 रुपये का बैलेंस है, तो वो क्रेडिट साइड में नहीं, क्रेडिट साइड का मतलब कर्जा। यहाँ डेबिट साइड हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे लिए अच्छी चीज़ क्या है, 10,000 रुपये डेबिट साइड, जो पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड है, पैसा आ रहा है डेबिट साइड है, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड है। पैसा आ रहा है डेबिट साइड, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड। कैसे याद रखिएगा सिंपल, हम क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे, हम सिंपल याद रखेंगे, केवल पासबुक याद रखिए और कैशबुक उसका उल्टा होता है। हम ये याद रखेंगे कि भाई डेबिट और क्रेडिट, ये मान लो हमारी पासबुक है, तो पासबुक में हमारा जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है। क्रेडिट साइड में हमारा प्लस होता है और डेबिट साइड में हमारा माइनस होता है। जो पैसा आएगा वो सब इधर की तरफ क्रेडिट साइड में आएगा। तो बस कैश बुक इसकी उल्टी होती है, यानी कि जो चीज़ यहाँ क्रेडिट साइड में लिखी है उसी का यहाँ पर डेबिट साइड में हम जिक्र करेंगे। यहाँ डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, डेबिट साइड में लिखेंगे। इसका मतलब जितने भी प्लस हैं वो यहाँ डेबिट साइड में दिखा देंगे और सारे माइनस क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। तो एक याद रखेंगे, पासबुक वाला याद रखेंगे। हमको पता है कि प्लस बैलेंस या कुछ आ रहा है तो पासबुक के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई कहे, मान लो कि हमने 10,000 रुपये की पेमेंट करी है, ये आपके पास कैश बुक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। 10,000 रुपये की हमने पेमेंट करी है, यानी 10,000 रुपये गया, आया नहीं, गया, आया ये साइड है कैश बुक में और गया ये साइड है। इसका मतलब हमें 10,000 रुपये यहाँ पर लिखने चाहिए, ओके। या फिर वैसे ना समझ में आए तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर कर लो, ठीक है। 10,000 रुपये आया है कि गया है, सर हमने पेमेंट की 10,000 रुपये गया है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, चूँकि बैंक यहाँ दे रहा है इसलिए क्रेडिट द गिवर के तहत यहाँ क्रेडिट कर देंगे। जैसे भी तुम्हें याद रह सके याद रखना होगा, ठीक है। चलो कुछ और बातें छोटी मोटी कर लेते हैं। देखो, अगर पासबुक में फेवरेबल बैलेंस की बात करें तो देखो वो ये कोई नई चीज़ नहीं है, डेबिट और क्रेडिट। ये मान लो हमारी पासबुक है, पासबुक में अगर क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये लिखा है तो अच्छा है कि ख़राब है? अच्छा है सर, क्यों? क्योंकि मेरे क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये है, इसका मतलब मेरे पास 10,000 रुपये मौजूद हैं, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, इसीलिए 10,000 रुपये क्रेडिट साइड में होना, क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये का होना फेवरेबल बैलेंस कहलाता है कि हमारे फेवर में है, हमारा फेवर कर रहा है। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस है तो अगर उसी जगह पर ये क्रेडिट साइड से उठ करके 1,00,000 रुपये डेबिट साइड में लिख जाए, अब ये गड़बड़ हो गई। क्यों? अब मेरे सर पे 1,00,000 रुपये का कर्जा चढ़ गया, 1,00,000 का कर्जा चढ़ गया, क्या ये फेवरेबल है? नहीं। तो अगर डेबिट बैलेंस जो है पासबुक में मौजूद है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है, हमारा फेवर नहीं कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, बस इतनी सी बात है, सिंपल है ना। अगर खाते में क्रेडिट बैलेंस है, भाई तुम्हारी बल्ले बल्ले है, तुम्हारे खाते में 3,00,000 रुपये क्रेडिट में मौजूद हैं, तुम बहुत अमीर आदमी हो, विश्वास मानो, 3,00,000 रुपये नगद है, बहुत अमीर आदमी हैं आप, ठीक है। और पता चला कि जो है 10,00,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है, तो भाई आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं या फिर कर्जा ले रखा है, लोन वगैरह ले रखा है, तो डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल है, हमें नहीं पसंद है। लोग बोलते हैं नहीं कर्जा नहीं लेना चाहिए, तो इसीलिए डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल है और क्रेडिट बैलेंस जो है हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है। अब इसी का उल्टा है ना, जो क्रेडिट बैलेंस है वो किस में बदल जाता है? ये पासबुक में जो क्रेडिट बैलेंस है वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ना। देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब अगर पासबुक में देखा कि जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे फेवर में है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस फेवर में है, देखो क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब हुआ कि कैश बुक में जो डेबिट बैलेंस है वो हमारे फेवर में होगा, है ना, सीधी सी बात है। अगर यहाँ क्रेडिट फेवर में है और ये इसकी मिरर इमेज है तो डेबिट बैलेंस ही फेवर में होगा, और अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस रहना अनफेवरेबल है तो कैश बुक में क्रेडिट, उसका उल्टा क्रेडिट बैलेंस का रहना अनफेवरेबल है। तो वही लिखा हुआ देखो, अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक में तो वो हमारे फेवर में है। कैसे याद रखोगे भाई? पासबुक में फेवरेबल बैलेंस क्या है? क्रेडिट वाला,
तो अगर पासबुक में क्रेडिट वाला है तो भाई कैश बुक में डेबिट वाला बैलेंस हमारे फेवर में होगा, बस बात खत्म। ठीक है। सिमिलरली अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस हमारे फेवर में नहीं है, अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस हमारे लिए ख़राब है, कर्जा है, उधारी है, तो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए कर्जा है, उधारी है, हमारे काम का नहीं है। ठीक है। तो यही फेवरेबल अनफेवरेबल याद रखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे। ठीक है। अब कुछ और बातें थोड़ी बहुत करते हैं। इफ़ द बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन, सोचो अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ द अवेलेबल बैलेंस इन द पासबुक इज 50,000, देन वी विल कंसिडर इज क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। अगर सिंपल एक लाइन लिखी हुई है कि आपके खाते में पासबुक में बैलेंस जो अवेलेबल है, बैंक में जो बैलेंस अवेलेबल है वो 50,000 रुपये है, ना प्लस ना माइनस, कोई बातों का जिक्र ना करे, तो हम हमेशा इसे पॉजिटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस मानेंगे। ओके। पासबुक बनाई, डेबिट साइड लिखा, क्रेडिट साइड लिखा, आपसे बोला गया कि आपके खाते में 50,000 रुपये हैं, सिंपल, तो हम इसे क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव साइड ही लेकर चलेंगे। ओके। अगर यहाँ लिखा हो कि आपकी पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 50,000 रुपये का, अगर लिखा हो कि ओवरड्राफ्ट है यानी कि उधारी है, अब इसे डेबिट साइड में लिखिएगा। अगर कुछ ना लिखा हो कि ओवरड्राफ्ट है या नहीं है, सिंपल लिखा है कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, इसका मतलब मेरे पास 5 लाख रुपए मौजूद हैं, उधार नहीं है, कर्जा लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ठीक है। तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस हम मानकर चलेंगे। या फिर क्वेश्चन में सीधे ही लिख देगा कि देयर इज ए क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक ऑफ 20,000 रुपीज़। अब ये लिखा ही है भाई कि डेबिट क्रेडिट, ये पासबुक हो गई हमारी, ये लिखा ही है कि पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है 20,000 का, तो 20,000 रुपये क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे। ठीक है। या फिर लिखा हो, मान लो यहाँ पर क्रेडिट ना लिख करके यहाँ लिख दो डेबिट बैलेंस। मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है और बताता है कि आपके खाते में डेबिट बैलेंस, आपकी पासबुक में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 20,000 रुपये का, तो ठीक है, अगर वो डेबिट बैलेंस बता रहा है तो भाई डेबिट साइड में ले जाएंगे ना, डेबिट साइड में ले जाएंगे। अब देखो क्रेडिट साइड हमारी प्लस होती है और डेबिट साइड हमारी माइनस होती है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है। अब उसी जगह पर मान लो अगर लिखता है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपकी पासबुक में 10,000 रुपये का, बोला कि आपके डेबिट, इधर क्रेडिट, आपकी पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस अवेलेबल है 10,000 रुपये का, इसका मतलब भाई डेबिट साइड में 10,000 रुपये की बात हो रही है, क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कर्जे की बात कर दी इसने बताया कि ओवरड्राफ्ट है, कर्जा है, तो अगर कर्जा है तो डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में आएगा तो ये प्लस बैलेंस है कि माइनस बैलेंस? सर देखो पासबुक में क्रेडिट साइड प्लस होता है, डेबिट साइड माइनस होता है, तो ये माइनस का बैलेंस है। ठीक है। तो माइनस कॉलम में लिखेंगे, जो हमने प्लस कॉलम माइनस कॉलम का फंडा सिखाया था वो यहीं पर यूज होना ऐसे शुरू हो जाएगा। ठीक है। या फिर ये लिख सकते हैं देयर इज ए डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इन द 5,000 रुपीज़, आपके खाते में डेबिट बैलेंस मौजूद है, तो अगर डेबिट कह ही रहा है तो 5,000 रुपये इधर ही एंट्री कर दो, बात खत्म हो गई। माइनस साइड है, ये प्लस साइड है। ओके। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं जो आपको क्वेश्चन में मिल सकती हैं। बोला सीधे सीधे पासबुक में 50,000 का बैलेंस है तो इसे क्रेडिट माना जाएगा। ठीक है। अगर बोला कि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट मानना ही है, उसमें लिखा ही है। अगर कहा कि डेबिट बैलेंस है तो मानने की जरूरत ही नहीं, डेबिट कह ही रहा है। अगर कहता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो उसको डेबिट मानना ही पड़ेगा, है ना, उसे डेबिट मानना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 4 सिचुएशन अगर बनती हैं तो किसे डेबिट मानना है, किसे क्रेडिट मानना है, पूरा एक्सप्लेन किया। और यही सेम बात जो है फ्रेंड्स आपकी कैश बुक में भी लागू होती है, बस उल्टे तरीके से चलती है। ठीक है। अब बोल रहा है कैश बुक में अवेलेबल बैलेंस इन द कैश बुक इज 50,000 रुपीज़, आपकी कैश बुक में 50,000 रुपये का बैलेंस मौजूद है। इधर डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है, ये आपकी कैश बुक है। बोल रहा है कि आपकी कैश बुक में 50,000 रुपये का बैलेंस है, तो मैं 50,000 रुपये इधर लिख दूँ या मैं 50,000 रुपये इधर लिख दूँ? बताइए किधर लिखूँ तो अच्छा रहेगा, किधर लिखूँ? बैलेंस सिर्फ इतना बताया है कि 50,000 रुपये का बैलेंस है, इसका मतलब हम पॉजिटिव ही मानकर चलेंगे, निगेटिव नहीं मान सकते क्योंकि कहीं लिखा नहीं ओवरड्राफ्ट वगैरह। तो पॉजिटिव किधर है? ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड पॉजिटिव है। ये कैश बुक है फ्रेंड्स, पासबुक की उल्टी चलती है, वहाँ क्रेडिट पॉजिटिव था, यहाँ डेबिट पॉजिटिव होता है और क्रेडिट माइनस होगा। ठीक है। इसका मतलब हम डेबिट साइड में 50,000 रुपये लिखेंगे। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? 50,000 रुपये का बैलेंस उन्होंने बताया तो हमने डेबिट साइड में 50,000 क्यों लिखा? क्योंकि अगर ये प्लस माइनस की कोई बात नहीं कर रहा है या डेबिट क्रेडिट की बात नहीं, उसने ये नहीं कहा कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, उसने सिर्फ बैलेंस कहा कैश बुक में, तो हमने 50,000 रुपये डेबिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि फेवरेबल बैलेंस डेबिट साइड ही है, प्लस बैलेंस डेबिट साइड ही है। ओके,
सिमिलरली अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन में कहता है कि डेबिट बैलेंस आपकी कैश बुक में 20,000 है, तब तो बात ही खत्म हो गई। अगर कह ही रहा है डेबिट बैलेंस, तब तो डेबिट साइड लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर तो कोई डाउट ही नहीं रहा। अगला ऑप्शन यहाँ देखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा हुआ है। आपकी कैश बुक में 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कैश बुक में वी हैव 10,000 रुपये का डेबिट कौन सा बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब अगर ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट मतलब कर्जा हो गया। कर्जा इधर लिखेंगे कि इधर लिखेंगे, सर इधर की तरफ लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में जाकर के आप 10,000 रुपये की एंट्री कर देंगे। ओके, तो इसे क्या माना जाता है, क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस माना जाएगा। तो 10,000 रुपये की एंट्री क्रेडिट साइड में कर देंगे। अगर ये ना लिखा होता, ओवरड्राफ्ट ना लिखा होता, सिर्फ बैलेंस लिखा होता, तो कहाँ लिखते, डेबिट साइड में लिखते, क्योंकि डेबिट साइड ही इसका पॉजिटिव साइड है। या यहाँ पर देखिए क्रेडिट बैलेंस लिखा ही है कि भाई क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में ही जा करके 5,000 रुपये की एंट्री कर देंगे। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं। जब क्वेश्चन सामने आएगा आंखें खुल जाएंगी आपकी। ओके, नॉट टू वरी। चलो ठीक है, तो मैंने लगभग आपको फंडा क्लियर कर दिया है, जो बेसिक हमें समझना था। एक और मतलब लगभग लॉजिक आप क्लियर कर चुके हैं। एक दो लॉजिक और हैं जो हम यहाँ पर और सीखेंगे, वैसे काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इसको फिर पूरा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, कैश बुक जो है सोज अ बैलेंस ऑफ ₹10,500। आपकी जो कैश बुक है वो 10,500 रुपये का बैलेंस दिखा रही है। अब सिर्फ इतना लिखा है कि बैलेंस 10,500 का दिखा रही है। भाई अब आपके ऊपर है कि आप बताओ कि ये डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का बैलेंस है। खूब सिखाया इसी चीज़ को। तो बैलेंस 10,500 है, ना प्लस ना माइनस बताया गया, तो प्लस ही मानकर चलेंगे। प्लस का बैलेंस कहाँ पर होता है, डेबिट साइड में होता है कैश बुक में, है ना। और पासबुक में कहाँ पर होता है, पासबुक में प्लस का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में होता है ना। अगर हमारे खाते में पैसा आता है तो क्रेडिट साइड में जाता है, उसी तरीके से अगर हमारे पास पैसा आएगा तो कैश बुक में डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। तो ये जो 10,500 दिया हुआ है ये हमारा डेबिट का बैलेंस है। ये किसका बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है। और यहाँ पर डेबिट क्या है, प्लस है, और क्रेडिट क्या है, माइनस है। पासबुक में क्या होता है, पासबुक डेबिट क्रेडिट, भाई क्रेडिट का मतलब प्लस होता है और डेबिट का मतलब माइनस होता है पासबुक में। ओके, ये होता है कहानी। तो ये क्लियर हो गया, 10,500 का हमारे पास बैलेंस है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, पासबुक को कैश बुक से कंपेयर करने पर कुछ डिस्क्रिपेंसी, कुछ खामियां नोट की गई हैं। वो खामियां ये रही आपके सामने। पहला है, चेक इशू किया गया लेकिन उसे प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए। चेक तो इशू कर दिया, तो हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी और पासबुक में भी एंट्री आई ही नहीं है। डिफरेंस खड़ा हो गया 1,600 रुपये का। चेक डिपॉजिट किया गया है बैंक में, लेकिन अभी उसका पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, अभी पैसा आया नहीं है, तो 2,900 का डिफरेंस खड़ा हो रहा है। बैंक ने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया है। बैंक ने अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया है तो बैंक ने पैसे तो हमारे खाते से निकाल करके दे दिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट आया नहीं है, तो हमारे कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी, तो डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। बैंक ने अपने चार्ज डिडक्ट कर लिए, काट लिए हमारे खाते से पैसे कितने, 120 रुपये, हमको बताया ही नहीं। बताएगा क्या, वो स्टेटमेंट आएगी तो पता चलेगा। तो ये दिक्कत है, यानी कैश बुक में एंट्री नहीं है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई अ कस्टमर इन द बैंक, कस्टमर आया और सीधे हमारे बैंक अकाउंट में ही जमा करके चला गया, हमको पता ही नहीं है। बैंक वालों को पता है, हमको पता ही नहीं है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, म्यूचुअल फंड वगैरह या शेयर वगैरह खरीदे थे, उसका जो है हमें डिविडेंड वगैरह मिला, जिसकी वजह से हमें 300 रुपये मिल गए। बैंक में तो आ गए, बैंक अकाउंट में तो आ गए, पासबुक में आ गए, स्टेटमेंट में आ गए, हमारी कैश बुक में नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे डिफरेंसेस खड़े हो रहे हैं। बंदा जब पासबुक चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास बैलेंस कितना है, 10,630। पासबुक में कितना दिखा रहा है, 10,630। हो गई ना गड़बड़। देखो, कैश बुक बैलेंस दिखा रही है 10,500 का और पासबुक दिखा रही है 10,630 का। डिफरेंस खड़ा हो गया ना, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो वो बोल देगा कि भाई तुमने तो फ्रॉड किया है। आप अकाउंटेंट है, वो बोलेगा कि तुमने तो पैसे चोरी कर लिए। ऐसे कैसे हो सकता है, वहाँ बैंक में 10,630 है और तुम बताए पड़े हो कि 10,500 ही हैं। सर कहाँ गए मेरे पैसे, तुम गड़बड़ आदमी हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, काइंड ऑफ दैट। ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप बोलोगे सर ऐसी बात नहीं है, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ला करके देता हूँ, फिर आपका ये जो है डाउट दूर हो जाएगा। बैलेंस दोनों जगह सेम ही है, बस थोड़ा टाइम का डिफरेंस है या कुछ ऐसी इंट्रीज हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो उन इंट्रीज को मैं आपको प्रेजेंट करके देता हूँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के तौर पर। अब वही काम हम उस क्लर्क के लिए करेंगे ताकि उसकी नौकरी बच जाए। ठीक है, हमें BRS तैयार करना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कई बार आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा,
कई बार आपको पासबुक का बैलेंस दिया होगा, कई बार आपको दोनों दिया होगा, और यहाँ देखो दोनों दिया हुआ है, कैश बुक का भी दिया हुआ है बैलेंस और यहाँ पर पासबुक का भी बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, चाहे आप चाहो तो कैश बुक से शुरू करो, आप चाहो तो पासबुक से शुरू करो, दोनों की फ्रीडम यहाँ पर आपको होती है। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल है तो कैश बुक से शुरू करेंगे, पासबुक पर जाएंगे। ठीक है, हम कैश बुक का बैलेंस ले करके चलेंगे और पासबुक का बैलेंस ले करके आएंगे बीआरएस तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर सोल्यूशन शुरू होगा। हमारा मोटिव क्या है, पर्टिकुलर्स लिखिए, प्लस कॉलम और माइनस कॉलम, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करेंगे और हम निकाल कर लाएंगे बैलेंस एज पर पासबुक, है ना। ये इसमें और भी लाइनें हैं लेकिन मैंने डिलीट कर दिया है, लेकिन बेसिकली यही हमारा प्रोफार्मा रहने वाला है। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है, 10,500। अब सर 10,500 को प्लस कॉलम में क्यों लिखा और माइनस कॉलम में क्यों नहीं लिखा, इसी बात का अगर आप जवाब ढूंढ लें तो गलतियां होनी बंद हो जानी है। देखिए जवाब ढूंढते हैं सर, ठीक है। देखो यहाँ पर कैश बुक शो करती है हमें 10,500 रुपये का बैलेंस, प्लस या माइनस कुछ लिखा नहीं तो हम प्लस ही मान कर चलेंगे कि हाँ ये अच्छा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। कैश बुक बना लीजिए फटाक से, ठीक है। ये टेबल बनाते रहिएगा, कैश बुक तुरंत बनाइए, इधर डेबिट लिखिए, इधर क्रेडिट लिखिए। अब याद करिए, खाते हमारे पासबुक में जब पैसा आता है तो वो क्रेडिट साइड में जाता है, ठीक है, तो यहाँ डेबिट साइड में, समझे बात को। पासबुक में क्रेडिट साइड प्लस होती है, यहाँ डेबिट साइड प्लस होगी, ठीक है। तो अगर हमारे खाते में बैलेंस 10,500 का है तो मैं 10,500 रुपये डेबिट साइड में लिखूंगा, क्रेडिट साइड में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने सिंपल कहा कि तुम्हारे खाते में 10,500 रुपये हैं, तो वो मतलब मेरी जेब में अगर 10,500 हैं तो हैं भाई, उधार नहीं है, 10,500 रुपये मौजूद हैं, तो इसीलिए इसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपके खाते में 1,00,000 रुपये हैं, तो 1,00,000 रुपये खाते में, अकाउंट में, बैंक में 1,00,000 रुपये हैं, तो 1,00,000 रुपये डेबिट में है या 1,00,000 रुपये क्रेडिट में है, बताओ। सर क्रेडिट में है। अगर 1,00,000 रुपये क्रेडिट में होंगे तभी वो मेरे खाते में होंगे, अदरवाइज उधारी चढ़ी हुई होगी। तो जैसे यहाँ पर क्रेडिट में होगा 1,00,000 रुपये तब काम बनेगा, उसी तरीके से यहाँ पर ये बैलेंस 10,500 डेबिट साइड में होगा। डेबिट साइड का बैलेंस हमारा प्लस बैलेंस होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने उठा करके 10,500 रुपये आपके प्लस वाले कॉलम में लिख दिए, ठीक है। 10,500 हमने प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि ये डेबिट साइड का बैलेंस था, इसलिए प्लस में लिख दिया। डेबिट साइड ये प्लस वाला बैलेंस। अगर लिखा होता कि 10,500 रुपये का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इन दैट केस 10,500 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अब ये यहाँ पर एंटर हो जाता है। ये एंट्री हम निगेटिव साइड में करते हैं, माइनस साइड में करते हैं। अगर वो बोलता है कि 10,500 रुपये का हमारे पास बैलेंस है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि हमारे पास 10,500 रुपये का ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ पर एंट्री करते हैं। अभी तक के लिए मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको। अब हमारे पास देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक सीखेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से हम हर एक ट्रांजैक्शन को लाएंगे और डिटेल में चर्चा करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। इसीलिए थोड़ा सा पहला लेक्चर ज़रा सा डिटेल में होगा, आगे फिर आप सीख जाओगे तो फिर फटाफट निपटाएंगे, लेकिन पहला लेक्चर थोड़ा समय लेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहला ट्रांजैक्शन 1 हमारी है कि चेक इशूड। देखो यहाँ पर आएंगे, कहाँ से ले रहे हैं हम, ये पहली ट्रांजैक्शन, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए 1,600 रुपये का, तो ये पहली ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर उठाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए चर्चा करते हैं। तो हमने चेक इशू किया लेकिन उसे प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, तो देखो ध्यान देना, एक यहाँ कैश बुक बना लो, एक यहाँ पासबुक बना लो, ठीक है। कैश बुक और पासबुक। हमने शुरू कहाँ से किया है सर, हमने कैश बुक के बैलेंस से शुरू किया है, तो जाना कहाँ है सर, पासबुक के बैलेंस पर जाना है। तो हमारी टारगेट बुक कौन सी हो गई, हमारी टारगेट बुक पासबुक है, कोई डाउट नहीं है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। जिसके बैलेंस से शुरुआत करोगे उसके अलग, उसके दूसरे वाली जो है वो टारगेट बुक होती है। तो हमारी टारगेट बुक कौन सी है, पासबुक है, ठीक है। तो अब देखो कैश बुक हमारे सामने और पासबुक हमारे सामने, तो मतलब हम यहाँ पर अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन करेंगे, एक एंट्री करेंगे कि क्या होगा। इधर डेबिट साइड रहेगा, इधर क्रेडिट साइड रहेगा, इधर भी डेबिट साइड रहेगा, इधर क्रेडिट साइड रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1,600 रुपये। तो अगर हमने फ्रेंड्स चेक इशू कर दिया है, चेक इशू करने का मतलब क्या हुआ, पेमेंट आनी है कि पेमेंट जानी है। हमने किसी को चेक इशू करके दे दिया, किसी और ने हमको नहीं दिया, हमने दिया है, इसका मतलब पेमेंट जानी है, पैसा जाएगा, पैसा गया, है ना।
पैसा जाना है। ठीक है, तो अगर पैसा जाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही चेक इशू करेंगे तुरंत ही कैश बुक में आकर के एंट्री कर देंगे। क्यों, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कल भूल जाएं, इसलिए तुरंत ही कैश बुक में आकर एंट्री करेंगे। पासबुक में बाद में होगा, लेकिन कैश बुक में तुरंत ही आकर मैं एंट्री करूँगा। तो कैश बुक में मैं एंट्री जो ये 1600 रुपये की है, ये बताइए कि जो है डेबिट साइड में करूँ या क्रेडिट साइड में करूँ। बस इसी बात का जवाब आपको ढूंढना है। ये 1600 रुपये डेबिट साइड में एंट्री करूँ या क्रेडिट साइड में। तो देखो हमें क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक है, ये हमारा बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम। तो चेक इशू हुआ यानी पैसा जाएगा, यानी कि पैसा बैंक देगा। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक पैसा दे रहा है ना, बैंक 1600 रुपये दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर के तहत हम क्रेडिट साइड में 1600 रुपये की एंट्री बनाएंगे। बराबर है ना। वैसे भी डेबिट साइड हमारा प्लस होता है, क्रेडिट साइड हमारा माइनस होता है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है तो निगेटिव साइड ही करेंगे। ओके, मैंने समझाया ना, 1600 रुपये की अगर चेक इशू किया है, पेमेंट जानी है, अगर पेमेंट आनी होती तो डेबिट द रिसीवर करते, डेबिट साइड में लिखते, और चूंकि पैसा जा रहा है तो क्रेडिट द गिवर करेंगे, तो क्रेडिट साइड में 1600 रुपये की एंट्री हमने कर दी। 1600 रुपये की एंट्री करने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, 1600 रुपये की एंट्री हमने कर दी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। सोचो कि यहाँ इसमें 10,000 रुपये का बैलेंस है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 10,000 रुपये का बैलेंस है और 1600 रुपये की मैंने इसमें एंट्री कर दी। ठीक है, 1600 रुपये की मैंने एंट्री कर दी। अगर 10,000 रुपये का कैश बुक में बैलेंस है तो 10,000 रुपये का पासबुक में भी बैलेंस होगा, है ना। दोनों सेम होने चाहिए तो सेम होगा, पर यहाँ डेबिट साइड में होगा तो वहाँ क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि यहाँ इसमें क्रेडिट साइड प्लस होता है और डेबिट साइड माइनस होता है। राइट, मिरर इमेज है तो यहाँ जो रहेगा वो वहाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 10,000 रुपये का बैलेंस है, वहाँ पर 10,000 रुपये का बैलेंस है। अब अगर आप ये देखो इसका इफेक्ट क्या आया, नेट इफेक्ट। अब बैलेंस हमारे पास कितना है, 10,000 रुपये प्लस थे, 1600 रुपये माइनस हो गए, तो ये हो गया फ्रेंड जो है 8400 रुपीज़ प्लस में, 8400 रुपीज़ प्लस में हमारे पास बैलेंस बचा, किस में, कैश बुक में। ठीक है, कैश बुक में केवल 8400 बचा, जबकि पासबुक में देखो नॉट येट प्रेजेंटेड, क्योंकि बैंक में लाया नहीं गया है इसलिए खाते से पैसा भी निकला नहीं है। हमने कैश बुक में एंट्री दिखा दी कि भाई हमारा 1600 रुपये निकल गया, अब मेरे पास सिर्फ 8400 रुपये हैं, लेकिन पासबुक में ऐसा कुछ एंट्री हुई नहीं। क्यों नहीं हुई सर, क्योंकि चेक लेकर वो कस्टमर गया ही नहीं। जब तक बैंक के पास वो चेक पहुंचेगा नहीं तब तक वो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ बैलेंस कितना दिखेगा सर, यहाँ अभी भी बैलेंस मेरा 10,000 रुपये ही दिखेगा, है ना। ये प्लस साइड है तो 10,000 रुपये प्लस में ही दिखता रहेगा। तो अब बताओ कि किसका बैलेंस कम है, किसका ज़्यादा है। सर दिख रहा है, एकदम खुली आंखों से दिख रहा है कि कैश बुक का बैलेंस कम है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक। कैश बुक का बैलेंस कम है, इसका केवल 8400 रुपये है, और जबकि इसका बैलेंस 10,000 रुपये है। तो किसका ज़्यादा है, पासबुक का। ध्यान दीजिएगा, हमेशा हमें जो टारगेट बुक है उसको यहाँ रखिए, मतलब इधर की तरफ। ठीक है, जो टारगेट बुक है उसको हमेशा इधर की तरफ रखिए, कैश बुक और पासबुक। जिसका बैलेंस ज़्यादा हो थोड़ा उसको ऊपर नीचे कर लीजिए। मान लीजिए क्या हमारा पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है तो मैंने पासबुक को ऊपर लिख दिया। टारगेट बुक को हमेशा यहीं रखिएगा। अब देखिए, क्या हमें नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ चढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्या कह रहे हैं सर, नीचे ऊपर चढ़ने का मतलब है। सर देखो, कैश बुक में हमारे पास 8400 रुपये हैं, पासबुक में हमारे पास 10,000 रुपये हैं। अब अगर मैं 8400 रुपये को 10,000 रुपये बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कुछ। 8400 में कुछ जोड़ो तब जा करके 10,000 रुपये आएगा। बराबर है, यानी कि हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा यानी प्लस करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 1600 रुपये ले जा करके, ये जो 1600 रुपये है ये प्लस वाले कॉलम में हम इंटर कर देंगे। क्या आप बकवास कर रहे हैं सर ये प्लस वाले कॉलम में 1600 रुपये इंटर कर दिया, इसीलिए मैंने ये 1600 रुपये प्लस वाले कॉलम में लिख दिया, और पर्टिकुलर्स में लिख दिया कि चेक इशू हुआ लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया चलो कोई नहीं, नहीं समझ में आया होगा तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम 2-3 एग्जाम्पल जब कर लेंगे, मतलब 2-3 ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो हो जाएगा काम। फिर दूसरी एंट्री क्या थी, दूसरी एंट्री थी कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी किसी ने हमको चेक दिया था, वो हमने ले जा करके बैंक में जमा कर दिया कि भैया ये राम ने हमको दिया है 1600 रुपये का या 2900 रुपये का चेक दिया है, आप हमारे खाते में ये 2900 रुपये डाल दो। तो हमने अपने खाते में चेक तो डाल दिया, लेकिन पैसा अभी आया नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पैसा आना है। चेक डिपॉजिट मतलब कि पैसा आना है। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, पैसा आना है, अकाउंट में आना है, ठीक। अगेन सेम वही, फिर से कैश बुक बना लीजिए, पासबुक बना लीजिए। सर इतना ज़्यादा मेहनत हर बार करनी पड़ेगी? नहीं, हर बार नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन शुरू शुरू में कर लेना आवश्यक है ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। शुरू शुरू है इसलिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है। अब देखो, चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में, लेकिन नॉट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि अभी पैसा आया नहीं है। अब चेक चूँकि हमने डिपॉजिट कर दिया 2900 रुपये का, तो हम क्या करेंगे, अपने अपने कैश बुक में एक 2900 रुपये की एंट्री कर लेंगे। हम एक 2900 की एंट्री कर लेंगे। सवाल ये है कि डेबिट साइड करें कि क्रेडिट साइड करें, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा आ रहा है, तो बैंक है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है। चूँकि पैसा आ रहा है तो डेबिट द रिसीवर के तहत हम डेबिट करेंगे, यानी 2900 रुपये की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे, ठीक है। 2900 रुपये की एंट्री डेबिट साइड में क्यों करी? क्योंकि पैसा आ रहा है, ठीक है। अब अगर 2900 रुपये की एंट्री डेबिट साइड में करी, ये हमारा प्लस साइड होता है, ये माइनस साइड होता है, यहाँ पर ये प्लस साइड होता है, ये माइनस साइड होता है, ये सब पता है आपको, ठीक है, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। ये माइनस है केवल, ओके। अब 2900 रुपये की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी डेबिट साइड में। मैं इसको मिटा करके एक बैलेंस एज्यूम करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपये का बैलेंस है प्लस में, डेबिट साइड प्लस है, और प्लस 2900 रुपये मैंने यहाँ पर और जमा कर दिया है ना, क्योंकि चेक डिपॉजिट हो तो प्लस साइड में 2900 रुपये, तो नया, और यहाँ पर 10,000 रुपये का बैलेंस है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी 10,000 रुपये का बैलेंस होगा, यहाँ पर भी 10,000 रुपये का बैलेंस होगा। अब क्या हुआ, यहाँ नया बैलेंस कितना हो गया? सर 12,900 रुपये हो गया आपका नया बैलेंस। यहाँ नया बैलेंस क्या है? अभी 10,000 है। सर 10,000 क्यों? 2900 रुपये जमा तो किए थे, हाँ करा था, आपने चेक जमा किया है, लेकिन अभी तक बैंक ने उस पैसे को कलेक्ट नहीं किया है, यानी उसके खाते में, बैंक अकाउंट में आपके अभी पैसा आया नहीं है दूसरे बैंक से, इसलिए फंसा पड़ा है। यानी आपका अगर पासबुक देखी जाए तो वहाँ सिर्फ 10,000 रुपये के ही बैलेंस दिख रहा है और कोई एंट्री हो ही नहीं रही है। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो क्या हुआ, किसका बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक का या पासबुक का? सर दिख रहा है कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक का 12,900 है, पासबुक का केवल 10,000 है, ठीक है। तो हमारा कैश बुक यहाँ लिख दिया और पासबुक यहाँ लिख दिया। क्यों लिख दिया सर, ऐसे ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि देखो बैलेंस किसका ज़्यादा है, कैश बुक का, इसलिए कैश बुक को ऊपर रख दिया और हमेशा टारगेट बुक को इधर इधर रखते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ पासबुक लिख दीजिए और यहाँ कैश बुक लिख दीजिए, या यहाँ कैश बुक लिख दीजिए, ये मत करिए। क्यों? क्योंकि अब गड़बड़ा जाएगा, ये इधर डायरेक्शन चली जाएगी, तीर गड़बड़ा जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, टारगेट बुक जो होती है उसको पीछे रखिए, पहले अपनी मेन बुक, फिर टारगेट बुक को हमेशा पीछे रखिए। अब अगर कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है तो कैश बुक को ऊपर रख दिया और पासबुक को रख दिया हमने नीचे। अब अगर कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक से पासबुक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर माइनस करना पड़ेगा, सिंपल माइनस करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम वहाँ जाएंगे, अपने माइनस वाले कॉलम में ये 2900 रुपये वाली एंट्री कर देंगे, माइनस वाले कॉलम में जाएंगे और वहाँ पर 2900 रुपये की एंट्री कर देंगे। ये देखिए माइनस वाले कॉलम में आए, और ये तो था ही पहले से, एक 2900 रुपये की एंट्री माइनस वाले कॉलम में किस वजह से हुई है? जो वजह थी वो लिख दिया कि चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक। बताओ जब हमने ये एंट्री करी, हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई रही हो, जब ये एंट्री करी तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ बात क्या चल रही है, थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है, कि हाँ तीर वगैरह का क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि सर ये इतनी मेहनत हर एक में करनी पड़ेगी? नहीं, 10,000 बैलेंस कुछ नहीं लेना है सर, आप सिंपल, मैं इसको बोलता हूँ एक लाइन में मैं करवा दूँ, विश्वास मानिए। लेकिन अभी चूंकि इनिशियल स्टेज है, आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाएगा, आप डाउट में आ जाओगे सर जो कह रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैं एक्चुअल में आपको करके दिखा रहा हूँ कि हाँ वाकई बैलेंस घट रहा है, वाकई बैलेंस बढ़ रहा है। मैं ऐसे बोल दूँ, देखो यहाँ पर कैश बुक है, यहाँ पर पासबुक है, ठीक है, पासबुक, हियर इज द डेबिट, हियर इज द क्रेडिट, सेम हियर इज द डेबिट, हियर इज द क्रेडिट, ठीक है। सिंपल करते हैं, बिना कुछ लिखे हुए करेंगे। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 550, बैंक ने 550 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, तो यानी कि बैंक ने पे कर दिया। हमारी कैश बुक में भी कोई बात नहीं होगी,
देखो पिछली 2 एंट्री में हमारे कैश बुक में बात हो रही थी, क्यों? क्योंकि जैसे ही चेक इशू किया था या चेक डिपॉजिट किया था तुरंत हमने कैश बुक में एंट्री कर दी थी, बैंक में बाद में जा रहा था। यहाँ उल्टा केस है, यहाँ क्या है, बैंक ने प्रीमियम पे कर दिया, हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं, तो कैश बुक में करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे सर, इसको अभी के लिए फिलहाल हम भूल जाएंगे। हम आते हैं पासबुक में, क्यों? क्योंकि बैंक ने ही तो किया है ये। बैंक ने 550 रुपये अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है तो बताओ 550 रुपये क्रेडिट में लिखें या 550 रुपये डेबिट में लिखें? पैसा आएगा क्रेडिट में, पैसा जाएगा डेबिट में, है ना। आपके खाते से 550 रुपये डेबिट हो गए इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर, तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, क्रेडिट साइड में नहीं होगी। बोलो कोई डिफिकल्टी है? नहीं ना भाई, खाते से पैसा गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, म्यूचुअल फंड पे करो, तो डेबिट साइड में जाता है, राइट। आपको पता है ये प्लस साइड होता है, ये माइनस साइड होता है ना। तो गए 550 रुपये, तो माइनस साइड में 550 रुपये की हमने एंट्री कर दी, बराबर है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऑल सेट। अब देखो क्या हुआ, अब ऐसे कंपेयर करने की कोशिश करो। कैश बुक है हमारे सामने, पासबुक है हमारे सामने, ठीक है। कैश बुक में कितना बैलेंस है? मान लेते हैं 0 बैलेंस है। और पासबुक में कितना बैलेंस है? सर माइनस 550 हो गया। यानी कैश बुक से तो कुछ गया ही नहीं, कैश बुक से तो कुछ गया ही नहीं, कोई एंट्री ही नहीं है, कैश बुक से कुछ गया ही नहीं, और पासबुक से 550 चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक में ज़्यादा बैलेंस है और पासबुक में कम बैलेंस है। बोलो मैं गलत हूँ तो बोलो, है ना। माइनस 550 भी मत करो, ऐसे समझो कैश बुक से कुछ गया ही नहीं और पासबुक से 550 रुपये चले गए, तो कौन कम पड़ गया? कैश बुक से कोई पैसा नहीं निकला और पासबुक से 550 रुपये निकाल कर भाग गए, तो घट गया ना पासबुक, है ना। तो पासबुक के पास बैलेंस हो गया कम। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम ऐसे ही कर लेंगे, बस इसी तरीके से कर लेंगे। सिंपल इतनी सी बात में ही हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी चीज़ को मैं अपने जो आपको डिटेल वाले मेथड से दिखाता हूँ तो उससे देख लीजिए। तो अब क्या हुआ, मान लेते हैं हमारे पास में 10,000 रुपये का बैलेंस था। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 रुपये का बैलेंस था, तो 10,000 रुपये वहाँ डेबिट में, 10,000 रुपये यहाँ क्रेडिट में, ठीक है। ये हमारा प्लस होता है, यहाँ पर ये हमारा प्लस होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 10,000 रुपये प्लस थे, उसमें से 550 चले गए, तो हमारे पास बैलेंस कितना हो गया? 10,000 में से 550 घटा देंगे, 9,450 रुपये फ्रेंड्स आपके पास में बचा। 10,950 रुपये बचा। और कैश बुक में क्या स्थिति है भाई? कोई एंट्री हुई ही नहीं, क्योंकि पासबुक में बैंक ने काट लिया, हमारे पास स्टेटमेंट आया नहीं, तो यहाँ कोई एंट्री हुई नहीं, तो यहाँ पर अभी भी बैलेंस हमारा 10,000 रुपये दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 10,000। तो अब देखो कैश बुक 10,000 रुपये दिखा रही है, पासबुक 9,450 दिखा रही है, तो अगेन हमारी कैश बुक ज़्यादा है और पासबुक कम है। बोलो सही है कि नहीं? अब कैश बुक ज़्यादा है और पासबुक कम है, तो कैश बुक से पासबुक आने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? नीचे उतरना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बस हम जाएंगे अपनी उसमें और माइनस साइड में एंट्री मार देंगे। इसीलिए हमने 550 रुपये की माइनस वाले कॉलम में एंट्री मार दी। 550 रुपये की एंट्री, ठीक है। 550 रुपये की हमने माइनस वाली एंट्री मार दी। चलो अब अगला है बैंक चार्जेज डिडक्टेड बाय बैंक 120 रुपये। बैंक ने 120 रुपये का चार्ज डिडक्ट कर लिया। अब देखो मैंने लगभग 3 क्वेश्चंस करवाए आपको, 3 ट्रांजैक्शन करवाई जिसमें हमने डिटेल में चर्चा की। यहाँ एकदम शॉर्टकट में, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में चलते हैं। हियर इज द कैश बुक, हियर इज द पासबुक, दिस इज योर क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड, सॉरी दिस विल ऑलवेज बी योर डेबिट साइड एंड दिस विल बी योर क्रेडिट साइड। ये लिख लो आप, फिर पढ़ो। बैंक ने चार्ज डिडक्ट कर लिया है 120 रुपये, तो अगर बैंक ने काट लिए हैं तो एंट्री बैंक में हो गई है, और चूंकि स्टेटमेंट आया नहीं तो कैश बुक में नहीं हुआ है, तो कैश बुक में कुछ करना नहीं है, शांति से इसको पड़े रहने दो, काम होगा पासबुक में। पासबुक में 120 रुपये बैंक ने डिडक्ट कर लिया है। बैंक ने 120 रुपये हमारे खाते से काट लिए, हमारे खाते से डेबिट कर लिए, हमारे खाते से चले गए, तो बताओ 120 रुपये इधर लिख दूँ या 120 रुपये इधर लिख दूँ? जब सैलरी आती है तब यहाँ लिखते हैं, जब पैसा जाता है तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए हम इसकी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे। अब यहाँ प्लस और माइनस लिख लेना थोड़ा आवश्यक हो जाता है, प्लस माइनस लिख लेना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ लिखो कैश बुक और यहाँ लिखो पासबुक, और अपने मन में सोचो कि कैश बुक से तो कुछ गया नहीं, लेकिन पासबुक से 120 रुपये चले गए, माइनस होने का मतलब 120 रुपये चले गए, पासबुक से 120 रुपये घट गए और कैश बुक का कुछ गया नहीं, इसका मतलब कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक में कम है। बोलो सही बोला या नहीं? भाई देखो कैश बुक में बैलेंस देखना है, पासबुक में बैलेंस देखना है। कैश बुक में कुछ हुआ ही नहीं और पासबुक में से 120 रुपये चले गए, तो ये घट गया ना, ये कमज़ोर पड़ गया,
है ना। ऐसे समझो इसके पास 5 लीटर खून था और इसके पास भी 5 लीटर खून था, लेकिन 1 लीटर खून अगर बह गया उसका तो भाई अब तो 4 लीटर खून बचा उसके पास में, तो ये कमज़ोर हो गया। यानी कि कैश बुक हमारी मजबूत है और पासबुक हमारी कमज़ोर पड़ गई, बराबर बात है। तो पासबुक हमारी पड़ गई कमज़ोर, तो कैश बुक से पासबुक तक आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बस माइनस वाले कॉलम में जा करके 120 रुपये की एंट्री मेंटेन कर दीजिए। ये रही आपकी एंट्री, ठीक है। माइनस वाले कॉलम में आए और 120 रुपये की एंट्री हमने मेंटेन कर दी। देखो ये पूरा हमारा जो है वही प्रोफार्मा चल रहा है, अपना बीआरएस का प्रोफार्मा चल रहा है। एक एक एंट्री करवाते हुए मैं आपको बढ़ाते हुए लेते चल रहा हूँ, ठीक है। आई बिलीव अब आपको समझ में आया होगा कि हाँ चीज़ें हो क्या नहीं, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, ओके। मैंने पूरा प्रयास किया है समझाने का, लंबे मेथड से, शॉर्ट मेथड, हर तरीके से। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर इन द बैंक अकाउंट 1800। एक कस्टमर आता है बैंक अकाउंट में 1800 जमा करके भाग जाता है, हमको पता ही नहीं है। तो फिर वही खेल सेम। ये जो फिगर हैं आप यूँ समझ लो, ये मतलब डीएनए में आ जाएगा इस चैप्टर में कि कैश बुक बनाओ, पासबुक बनाओ, कैश बुक बनाओ और पासबुक बनाओ, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट हमने सारा बना डाला, ठीक है। अब क्या हुआ, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में 1800 रुपये। अगर उसने 1800 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आकर के जमा कर दिया है तो वो पैसा डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, बताओ। 1800 रुपये मैं अपने बैंक अकाउंट के पासबुक में डेबिट साइड लिखूंगा, या बैंक डेबिट साइड में लिखेगा कि क्रेडिट साइड में लिखेगा। बैंक 1800 रुपये आए हैं, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, और डेबिट द रिसीवर हमारे कैश बुक पर चलते हैं। यहाँ पर उल्टा चलता है, 1800 रुपये अगर आए हैं तो क्रेडिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि बैंक हमारा क्रेडिटर हो गया, 1800 रुपये की उधारी बैंक के ऊपर हमने चढ़ा दी। तो 1800 रुपये अगर आए हैं तो वो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सैलरी अगर आती है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, अगर कहीं से फंड आएगा, कोई पैसा भेजेगा तो क्रेडिट साइड में आता है। तो 1800 रुपये क्रेडिट साइड में हमने दिखा दिया। अब ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, हमें पता है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमारा प्लस बैलेंस होता है। अब आप समझो, ठीक है। अब हुआ क्या, कैश बुक लिखो इधर और इधर पासबुक लिखो और अपने मन में कल्पना करो कि कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं और पासबुक में 1800 रुपये और आ गए, 1800 रुपये और आ गए। कैश बुक में कुछ नहीं हुआ लेकिन पासबुक में 1800 रुपये और आ गए, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ चुका है। कैश बुक का बैलेंस वहीं पर है और पासबुक का बैलेंस बढ़ चुका है। बोले कोई गलत चीज़ मैंने बताई है ना भाई, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ और पासबुक में 1800 रुपये बढ़ चुके हैं, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का सेम है, पासबुक का बढ़ा हुआ है, इसलिए कैश बुक को नीचे रखा, पासबुक को ऊपर। अब नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यानी प्लस करना पड़ेगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, प्लस करना पड़ेगा। बस प्लस वाले कॉलम में जा करके हम एंट्री कर देंगे। कहाँ करेंगे, प्लस वाले कॉलम में जा करके 1800 रुपये की हम एंट्री मार देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। अब इसी चीज़ को अगर तुम चाहो तो उससे देख लेते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ 1800 रुपये प्लस लिखा था, अब सोचो कि हमारे पास 10,000 रुपये का बैलेंस है, कितने का, 10,000 रुपये का, और 1800 रुपये और आ गए, ठीक है। 10,000 रुपये का बैलेंस अगर उधर क्रेडिट में है तो 10,000 रुपये का बैलेंस इधर डेबिट में होगा, ठीक है। ये प्लस होता है यहाँ, ये माइनस होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, पासबुक में 10,000 रुपये का बैलेंस था और 1800 रुपये और आ गए, तो हमारे पास 11,800 रुपये हो गए। कितना बैलेंस हो गया, प्लस में 11,800। जबकि कैश बुक में हमें पता ही नहीं कि कोई कस्टमर आकर के जमा करके गया है, तो हमारी तो एंट्री 10,000 रुपये की रहेगी, 1800 रुपये यहाँ दिखेगा ही नहीं, तो हमारा बैलेंस अभी भी कितना दिखेगा, प्लस में 10,000 रुपये। तो देखो कैश बुक में कितना दिखा रहा है, 10,000 रुपये, और पासबुक में कितना दिखा रहा है, 11,800। इसका मतलब कि कैश पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है ना। कैश बुक कितनी है, ओनली 10,000 रुपीज़, और पासबुक कितनी है, 11,800 रुपये। तो इसका मतलब हुआ ना कि हमारी पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए कैश बुक को नीचे रखेंगे, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से ऊपर रखेंगे, इसको यहाँ से ऊपर की तरफ इशारा करेंगे, प्लस लगा देंगे, है ना, प्लस करके वहाँ, क्योंकि कैश बुक से पासबुक जाने के लिए अब हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस वाले कॉलम में जा करके 1800 रुपये लिख देंगे, ठीक है। तो जिस भी तरीके से अब तुमको 10,000 का बैलेंस मान करके समझ में आता है उससे कर लो। अगर तुमको समझ में आता है कि हम ऐसे ही इमेजिनेशन कर सकते हो तो इमेजिन कर लो। हर तरीका फ्रेंड जो है आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये देखिए हमने प्लस वाले कॉलम में ला करके 1800 रुपये की यहाँ पर एंट्री दिखा दी, ठीक है। उसके बाद में एक और एंट्री देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंक ₹300। देखो ध्यान देना, इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है यानी बैंक में पैसा आया है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। पैसा गया नहीं है,
पैसा गया नहीं है, पैसा आया है, क्योंकि कलेक्ट कर रहा है, यानी हमने कहीं एफडी वगैरह करवा रखी है या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसका 300 रुपये हमारे खाते में आया है, ठीक है। तो येट अगेन कैश बुक, हेयर इज द पासबुक, कैश बुक और पासबुक, 300 रुपये आए हैं। अगर आया है फ्रेंड तो डेबिट साइड में लिखूँ कि क्रेडिट साइड में लिखूँ, आप बताओ। अगर मेरे खाते में पैसे आते हैं तो मैं उसे क्रेडिट साइड में लिखता हूँ, तो 300 रुपये मैंने क्रेडिट साइड में, जिसे हम बेसिकली प्लस साइड भी कहते हैं, यहाँ लिख दिया, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, अब सोचो, कैश बुक हमारे पास है, पासबुक हमारे पास है, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, जीरो का जीरो ही है, ऐसे समझ लिया करो कि कैश बुक में कुछ नहीं हुआ यानी जीरो है, और पासबुक में क्या हुआ सर, प्लस 300 हो गया, है ना, ऐसे समझ लो कि कैश बुक में कुछ नहीं किया हमने, जीरो का जीरो मेंटेन है, और पासबुक में क्या हुआ 300 रुपये बढ़ गए, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, इसका मतलब पासबुक में 300 ज़्यादा है, तो कैश बुक यहाँ लिखी, पासबुक ऊपर लिख दी। अब कैश बुक से पासबुक जाने के लिए हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा। बोलो, कैश बुक से पासबुक जाने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो बस प्लस वाली साइड में जा करके 300 रुपीज़ की एंट्री कर दो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हो तो यहाँ 10,000 रुपये और ले लो, बैलेंस मान लो 10,000 है, तो नया बैलेंस तुम्हारा 10,300 रुपये का हो जाएगा, है ना, दोनों प्लस हैं। और यहाँ पर 10,000 रुपये यहाँ डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ का क्रेडिट यहाँ का डेबिट होता है, ये प्लस है। यहाँ बैलेंस अभी भी 10,000 रुपये का ही है, ठीक है, कितना है 10,000। तो देखो कैश बुक में 10,000 रुपये दिखा रहा है और पासबुक में 13,000 रुपये दिखा रहा है, 10,300 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 10,300। कैश बुक 10,000 रुपये पर मेंटेन है और पासबुक 10,300। इसका मतलब हुआ कि पासबुक में ज़्यादा है, कैश बुक में है कम, ठीक है, और पासबुक में है ज़्यादा। मान लो पासबुक में है ज़्यादा, कैश बुक में कम है, पासबुक में ज़्यादा है, तो नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, टारगेट बुक तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। बस ध्यान रखना कि जो हमारे जिसका बैलेंस निकालना चाहते हो उसको हमेशा इधर की साइड में ही रखना, उधर की साइड रख दोगे तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा तुरंत ही, ओके, ठीक है। तो 300 रुपये हमारा कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, प्लस साइड में लो। तो हमने 300 रुपये ये प्लस वाले कॉलम में दिखा दिया। बस अब ये सारी एंट्रियाँ हमारी जितनी भी थी फ्रेंड्स जो है वो सारी कवर हो जाती हैं। यहाँ पर देखो इन्होंने बताया था सबसे लास्ट एंट्री 300 रुपये की थी, वो भी मैंने आपको करवा दी। अब हमारा काम है, आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप क्या होता है, हमें ये पता करना होगा कितना बैलेंस हमारे पास है, ठीक है, कितना बैलेंस एज पर पासबुक है। तो क्या करिए, जो प्लस साइड है उसको जोड़ डालिए, 10,500, 1,600, 1,800, 300, ये सारा जोड़ा तो हमें मिला कितना 14,200, ठीक है। अब अगर इधर 14,200 आया है और दिख भी रहा है कि इधर ज़्यादा है, क्या इधर 14,200 ज़्यादा है, तो इधर 14,200 है तो इधर भी 14,200 करना है, ठीक है, ये लिख लो। बैलेंसिंग वाला पूरा सिखाया था ना, बाई क्लोजिंग बैलेंस CD वाला कॉन्सेप्ट, तो 14,200 यहाँ लिखा तो 14,200 यहाँ लिख दिया। अब क्या करो, क्रेडिट साइड ये माइनस वाला पूरा जोड़ डालो, इधर पहले प्लस वाला पूरा जोड़ा था, अब क्या करो माइनस वाला पूरा जोड़ डालो। माइनस वाला पूरा जब आप जोड़ोगे फ्रेंड्स, ये 2900, 550 और 120, तो ये आ जाएगा 2900, 550, 120 जोड़ोगे तो 3,570 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3,570 रुपये, ठीक है। तो हमने जब इसको जोड़ा फ्रेंड्स तो हमारा कितना आ गया 14,200। जब हम इसको जोड़ रहे हैं निगेटिव वाले को तो हमारा आ रहा है 3,570 रुपये। कितना आ रहा है 3,570 रुपये। लेकिन अगर यहाँ 14,200 है तो यहाँ भी 14,200 होना चाहिए, तो यानी 3,570 रुपये में हम कितना जोड़ें, तो पता चला कि 10,630, यानी कि क्या करिए 14,200 में से घटा दीजिए 3,570 रुपये, है ना, तो कितना आ जाएगा 10,630 रुपये तुम्हारा बैलेंस निकल करके आ गया। ये आपका निकल करके आ जाता है, ठीक है। ये देखिए यही है 14,200 में से जो माइनस वाला एंड है उसको घटा दिया 10,630 रुपये, और ये 10,630 रुपये यही आपका बैलेंस एज पर पासबुक निकल करके आ गया। बैलेंस एज पर पासबुक कितना होना चाहिए, मान लो एग्जाम में आपसे पूछेगा ही, जनरली वो यही पूछता है कि अगर ये इतनी एंट्री मिस हुई है तो आप बताओ कि पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना होगा। क्वेश्चन जनरली यही आता है, ये आपको पता करना होता है। BRS बनाने के लिए एग्जाम में दे करके वो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आप सब्जेक्टिव नहीं हो रहा है कि आपका आंसर कोई चेक करेगा, ऑब्जेक्टिव है। तो यही करते हैं, वो सीधे आपको एक बैलेंस देंगे कैश बुक के हिसाब से, कुछ एंट्रियाँ देंगे और बोलेंगे कि पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना होना चाहिए, 10,630 रुपये डेबिट में, 10,630 रुपये क्रेडिट में, ऐसे करके आपसे पूछेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब अच्छा ये बताओ 10,630 रुपये ये आपका बैलेंस डेबिट का बैलेंस है कि क्रेडिट का बैलेंस है, पासबुक में डेबिट का बैलेंस है कि क्रेडिट का। देखो ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, ठीक है। यानी प्लस मतलब ये हमारा जो है ये
14,200, ये हमारा प्लस साइड भारी है, प्लस साइड भारी है, इसलिए ये जो बैलेंस है ये प्लस साइड वाला है। प्लस का मतलब अगर पासबुक के हिसाब से बात करें तो क्रेडिट का बैलेंस है, और अगर जो है कैशबुक के हिसाब से बात करी जाए, ये तो है तो पासबुक का ही बैलेंस, तो ये क्रेडिट का बैलेंस होगा। ये किसका बैलेंस होगा? 10,630 रुपये क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल होगा। हमारा आंसर क्या होगा कि हमारी पासबुक में 10,630 रुपये क्रेडिट में अवेलेबल है। क्यों कहा मैंने ये बात, डेबिट क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि देखो हमारा ज़्यादा क्या है, प्लस वाली साइड ज़्यादा है, ये प्लस कॉलम है और ये माइनस कॉलम है, तो जो ज़्यादा होता है उसके अपोजिट वाले में लिखा जाता है, लेकिन बैलेंस प्लस वाला इधर साइड वाला ही रहेगा, तो प्लस वाला बैलेंस है। और प्लस बैलेंस हमारा क्या होता है? क्रेडिट का बैलेंस होता है। किस में? पासबुक में, है ना। समझाया और सिखाया, जो भी चीज़ें आएंगी वो क्रेडिट साइड में प्लस होती हैं और डेबिट साइड में माइनस होती हैं, ठीक है। इसलिए हमारा क्रेडिट का बैलेंस है 10,630 रुपये, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर अपना ये लेक्चर लगभग 1 घंटे हो गया मुझे ये सब कुछ पढ़ाते सिखाते हुए। यूँ समझ लीजिए कि अगर जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, यदि आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आप ये समझ लीजिए आपने BRS की जो है मतलब ईंट से ईंट बजा दी है बेसिकली, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम करेंगे, ठीक है, वो उसमें मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, कैशबुक से शुरू किया है, ठीक है, तो एक आधा एग्जाम्पल चाहिए जहाँ पर हम पासबुक से शुरू करें, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर हम यहाँ ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, यहाँ से ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है उससे शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम कई सारे एग्जाम्पल आपको करवा देंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, क्या बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई, ठीक है, क्या कोई कमी रह गई, कोई ऐसी बात जो आपको पूरे लेक्चर अटेंड करने के बावजूद भी नहीं क्लियर हुई हो, तो मुझे कमेंट में बताइए। जो भी हो पाएगा मैं आपको अगले लेक्चर में वो आपकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब लेक्चर ख़त्म हो तो आपके मन में सवाल कम हो और जवाब ज़्यादा हो, और उसी हिसाब से इसको पढ़ाया भी है उम्मीद करके मैंने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।